नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। नए वर्ष का आगमन हो चुका है और इस नए वर्ष पर हमें प्रण कर लेना है कि आने वाले एग्जाम्स में केवल फतह होनी चाहिए, सिलेक्शन पाना चाहिए, अपने घर में खुशी का माहौल होना चाहिए। साथियों, बात करेंगे बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके पिछले जो 28 क्लास हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की कंप्लीट की है। आई होप अगर आपने नहीं देख पाया है तो इस नए साल में इस प्ले लिस्ट को आई बटन पर लिंक मिलेगा, यहाँ पर प्ले लिस्ट को जाके ज्वाइन कीजिए। प्रत्येक क्लास जब भी आपको कमेंट करे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। केवल आपका जो भी नेट का यूज होता है अदर वीडियो देखने में, वैसे आपको इसमें होना है और प्रिपरेशन आपकी बेहतर तरीके से होना है। और आउट ऑफ 150 में साथियों 125 प्लस का स्कोर यहाँ पे टारगेट है प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु गृहिणी का। तो चलिए बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। सभी लोग, प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारी प्यारी बहनें एवं गृहिणी, सभी लोग तैयार हो जाइएगा इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का स्कोर करने के लिए। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंध तत्व है। प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन या त्वरण की बात करेंगे। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फटाफट कमेंट कीजिएगा अपना अपना आंसर। तो प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ जो संबंधित कहलाता है वह है साथियों अपसारी चिंतन। क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, फीडबैक ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। साथियों, सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता या सृजनात्मक से संबंधित है? अपसारी, अभिसारी, संवेगिक या अहमवादी। साथियों, सभी लोग ना तो संवेगिक ना ही अहमवादी होगा, क्योंकि सृजनात्मक की बात करें, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। तो क्रिएटिविटी में देखिए आपका कौन सा हो सकता है, सभी लोग बताइए। तो अभिसारी भी नहीं हो सकता, कौन सा हो जाएगा? आपका अपसारी चिंतन हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स अनुकूल चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से या अभिसारी चिंतन से संबंधित है। तो आउट ऑफ द बॉक्स से किससे संबंधित? आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। बाहरी दुनिया की बात कर रहे हैं। जो हम अपने अंदर मनन अपने से करते हैं वह अभिसारी कहलाता है। जो हम बाहरी सोच के द्वारा करते हैं, दूसरों के अनुभव के द्वारा करते हैं, हम बात करें आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन होता है वह अपसारी चिंतन से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है। जो शब्दों के लिए भाषा होती है वह वैचारिक चिंतन के लिए आवश्यक नहीं है, अवधारणात्मक चिंतन के लिए, कल्पनाशील चिंतन के लिए या सहचर चिंतन के लिए आवश्यक नहीं है। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो शब्दों की जो भाषा है दोस्तों, ये किसके लिए आवश्यक नहीं है? सभी जानते हैं कल्पनाशील चिंतन के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी वैचारिक, अवधारणात्मक और सहचर, इन तीनों के लिए आवश्यक है, लेकिन कल्पनाशील के लिए नहीं होगा, क्योंकि शब्दों की भाषा की बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर। बेहतरीन प्रश्न, बेहतरीन क्लास चल रही है। आई होप आप लोगों ने फीडबैक अवश्य कर दिया होगा और इस क्लास को अपने टीटी फैमिली को लाइक अवश्य कर दिया होगा। साथियों, इनमें से कौन रचनात्मक चिंतन का उदाहरण है? तर्क करना, समय प्रबंधन, सक्रिय श्रवण या पूछताछ। देखिए, रचनात्मक चिंतन तर्क करने में क्या हो सकता है? समय प्रबंधन में या सक्रिय श्रवण में। तो रचनात्मक चिंतन का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारा क्या होता है? पूछताछ करना। क्या हो जाएगा? पूछताछ ऑप्शन सही हो जाएगा। किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है? एक शब्द दे दिया गया, सृजनशीलता। अभिसारी चिंतन या अभिसारी सोच, यह चिंतन, अलग सोच या अलग चिंतन, अंतर्दृष्टि सोच या इनसाइटफुल फीलिंग थिंकिंग की बात कर रहे हैं, या पारमार्थिक सोच, ट्रांसडिक्टिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं। थिंकिंग यानी सोच, चिंतन। तो किस प्रकार का चिंतन सृजनशील से संबंधित होगा? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर सी सही होगा या ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा? तो साथियों, चिंतन जो सृजनशील से संबंधित होता है वह एक अलग सोच की बात करेंगे।
संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा होता है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। कई बार ये पूछा गया प्रश्न टीटी एग्जाम पर। संप्रत्यय निर्माण के ये चारों सोपान है, लेकिन इनमें से जो प्रथम कहलाता है वह साथियों हमारा कौन सा कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण जो सोपान है वो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कहलाता है। और संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया जो है बच्चों की आयु बढ़ने के साथ साथ यह बढ़ती भी जाती है। चिंतन के सूचना के प्रक्रमण सिद्धांत में कौन कौन से चरण आते हैं? जो चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित में से चरण आते हैं: प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण या पूर्व प्रकरण। अब इन चरणों को सही क्रम में हमें बताना है। साथियों ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। चिंतन के सूचना प्रकरण में जो सिद्धांत है इनमें जो चरण आते हैं, पहला आता है पूर्व प्रकरण। पूर्व का प्रकरण जो होता है वह पहले आता है। इसके बाद आपका आता है श्रेणीकरण करना, फिर इसके बाद आता है प्रतिक्रिया का चयन और इसके बाद आता है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। मतलब उल्टा कर देना, घा गा खा खा का, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस की बात करें तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी अव्यक्त राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? बच्चों का मानकीकृत आकलन, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन या जानकारी का पुनः स्मरण की बात कर रहे हैं। तो विभिन्न मुद्दों, विमर्शों और उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्नों किसको बढ़ावा देते हैं? तो विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को देते हैं, क्योंकि बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला, ये भी ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत राय को अगर प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न को किसको बढ़ावा देते हैं? ठीक है, तो विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को भी बढ़ावा देते हैं। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग इस ऑप्शन में कौन सा सही होना चाहिए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मान लीजिए, माना कि आप लोग जो है शिक्षा या विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रश्न का जो उदाहरण है वह निम्न स्तरीय अपसारी है, उच्च स्तरीय होगा, उच्च स्तरीय अपसारी होगा या उच्च स्तरीय अभिसारी होगा। देखिए, अधिकार क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाना है? योजना बनाना है मतलब अपसारी, अभिसारी तो हो ही नहीं सकता, अपसारी होगा, क्योंकि आप अकेले योजना नहीं बना सकते हैं, आपकी टीम होगी। ठीक है, तो उच्च स्तरीय अपसारी का यह प्रश्न कहला जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए या रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए या उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए? तो कल्पना का विकास करना है, किसका करना है? सभी प्यारे मित्र समझिएगा, मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद हो। साथियों, इस एग्जाम में फतेह जरूर करना है, ये प्रण है, ये दृढ़ निश्चय संकल्प बन चुका है अब। तो कल्पना के विकास के लिए कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी भी सुनाना चाहिए, इससे कल्पना शक्ति का विकास होता है, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाओं पर करनी चाहिए कल्पना से या कल्पना के विकास के लिए। टी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी सभी कमेंट करें और जयसवाल सर आप सभी का वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करते हैं टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार, टीटी फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। साथियों, अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए, सामान्य से विशेष की तर्क की जो प्रक्रिया होती है वह निगमनात्मक पद्धति में होती है। सामान्य से विशेष की अगर बात करें,
अगला प्रश्न है संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है, यह किसकी व्याख्या करता है? समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता का, समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता का, बौद्धिक क्षमता या तार्किकता और आंकिक क्षमता का, बौद्धिक क्षमता या तार्किक और अंक ज्ञान का। ध्यानपूर्वक समझिएगा। संक्षिप्त रूप जो PSRN जो कि विकास से संबंधित जो व्याख्या करता है तो होगा समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता की बात करेंगे। समस्या हल मतलब P प्रॉब्लम सॉल्व, PS हो गया, R से रीजनिंग हो गया और N से क्या होता है आपका न्यूमरेसी की बात करेंगे, आंकिक क्षमता। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है विशिष्ट से समान की ओर तर्कणा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना, स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ, ये समान विशिष्ट की ओर तर्कणा। ध्यान दीजिएगा। देखिए निगमनात्मक तर्कणा हम पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में 1-2 प्रश्न पहले हमने पढ़ा था कि समान से जो विशिष्ट की ओर तर्कणा है या समान से विशेष की ओर जो तर्कणा है वह किसकी है? हमने पढ़ा था निगमनात्मक तर्कणा। तो यहाँ पे उल्टा पूछ लिया गया है कि निगमनात्मक तर्कणा में शामिल क्या होगा? समान विशिष्ट की ओर तर्कणा शामिल हो जाएगी। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और अपना अपना फीडबैक, अपना अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से कर रहे होंगे। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? तो जो आगमनात्मक तर्क के स्तर है, अवलोकन शामिल नहीं है, प्रयोग है, सामान्यीकरण या कल्पना शामिल नहीं होगा। देखिए आगमनात्मक की बात कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो आगमनात्मक तर्क में अवलोकन, प्रयोग और सामान्यीकरण ये तीनों शामिल होंगे, लेकिन कल्पना जो है शामिल नहीं होती है, ये ध्यान दीजिएगा। आगमनात्मक तर्क की बात करें, किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिए गए समान सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? आगमन तर्क, आपदायिक तर्क, निगमन तर्क या तार्किक तर्क कहा जाता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए कोई विशेष स्पेशल की बात कर रहे हैं, तो स्पेशल परिस्थिति में किसी दिए गए समान सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को निगमन तर्क कहते हैं। क्या कहा जाता है? निगमन तर्क कहा जाता है। तो आगमन निगमन तर्क को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिए गए समान सिद्धांत को लागू करना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विशेष से समान हो रहा है या समान से विशेष की बात कर रहे हैं, तो कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे निगमन तर्क की बात कर रहे हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को या अवधारणाओं समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जब आप लोगों की नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप जो है बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? उनको सरलतापूर्वक बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं, अन्वेषण परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, एक व्याख्यान देकर या प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके कर सकते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में बच्चों की जटिल अवधारणाओं समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? अन्वेषण परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के या करके कर सकते हैं। साथियों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर प्रश्न है। आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। साथियों विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए इनमें से कौन सी विधि सबसे गलत होगी? किसको देना है? संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने की। यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो सभी लोग जानते हैं दंड का उपयोग करना ही हमारा नेगेटिव ऑप्शंस हो जाता है, तो सी ऑप्शन सही होना चाहिए वैसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही तो पूछा गया है, सब विधि गलत, तो दंड देना यहाँ पे विधि गलत होगा, क्योंकि जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, ये क्या होगा? विधि गलत हो जाएगी। किसके संदर्भ में? संप्रत्यात्मक विकास को, क्योंकि यहाँ पे प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं, तो आप प्रोत्साहन दे रहे हैं तो दंड के द्वारा प्रोत्साहन आप नहीं दे सकते हैं।
प्रोत्साहन देना ही है तो उनके लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलिए। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण दीजिए और उन्हें तर्कशक्ति उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करिए। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ में बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझाना चाहिए, ये करिए, ना कि सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के परिणाम क्या होते हैं? अगर आप विद्यार्थियों को स्पष्ट और गैर उदाहरण दे रहे हैं दोनों, तो उसके क्या परिणाम मिलेंगे? यह अवधारणाओं की समझ से अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में जो है क्या है, गलतियां उत्पन्न करता है। साथियों, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के परिणाम हमें मिलते हैं कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न। इसके बाद 10 प्रश्न और करेंगे, इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। विद्यार्थियों में प्रत्यय निर्माण के लिए जो शिक्षक होते हैं, तो शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। विद्यार्थियों को नियमित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए या उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो विद्यार्थियों में प्रत्यय निर्माण के लिए करना है, तो प्रत्यय निर्माण के लिए एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतर का अवसर भी देना चाहिए, व्यापक अनुभव का अवसर भी देना चाहिए और सरल से जटिल की ओर होना चाहिए उनकी जो शिक्षण विधि है। तो उपरोक्त सभी क्रियाएं जो है करनी चाहिए एक विद्यार्थियों में प्रत्यय निर्माण के लिए, एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे, टोटल हम 30 प्रश्न करेंगे। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षकों को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए, हतोत्साहित करना ये कि नहीं कर सकते हैं। व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुति करनी चाहिए या स्पष्ट आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए। शिक्षार्थी के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर, यदि बच्चों की अवधारणा गलत हो तो उन्हें दंड देकर, तथ्यात्मक जानकारी देकर या अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। देखिए, सभी जानते हैं आप अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तो अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर दीजिए कि उनकी जो अवधारणाएं हैं वह अपनी समझ के द्वारा आपको बताएं। अपनी अवधारणाओं की समझ के द्वारा वो अपनी जो अवधारणाएं उनको व्यक्त करें, तो उनको अवसर देना बहुत ही ज़रूरी होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए साथियों, कोई भी अगर कहीं भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, कुछ भी गलती हो, लेकिन गलती उसकी मान ले ये 90% सामने वाले की है, लेकिन उसकी भी बातों को सुना जाता है। ऐसा नहीं है जो गलत है उसकी बातों को सुना नहीं जाता। कोर्ट दोनों की बातों को, जो हमारा संविधान है, ठीक है, कानून है, दोनों की बातों को सुनता है, इसके बाद निर्णय लेते हैं। तो ऐसा आप लोग भी मत करिएगा। शिक्षक बने तो लड़ाई झगड़ा अगर बच्चे करते कुछ भी हैं तो दोनों को अवश्य बातें सुनिए, सभी की बातें सुनिए, फिर इसके बाद आपका जो भी निर्णय हो लीजिए। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार में क्या पता, या विचार के बारे में क्या पता चलता है? कि बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित है। बच्चा पहले से जानता था कि उड़ने वाला जो कौवा है पक्षी है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, या बच्चे ने अपनी अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? साथियों, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है और बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। इस पहले से भंडारित नहीं होता। पहले से बच्चा नहीं जान जाएगा कि ये कौवा है, उड़ने वाला है, पक्षी है। पहले से भंडारित नहीं होता है। क्या होता है? बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है
और बच्ची ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रत्ययों का बनते रहना यह प्रक्रिया है, विषम प्रक्रिया है, अनियमित, सामयिक या संचयी। मैंने बताया था कि जो प्रत्यय हैं, आपके जो संप्रत्यय हैं, बालकों के आयु के साथ संप्रत्यय बढ़ता भी जाता है। तो प्रत्ययों का बनना एक क्या होता है, एक संचयी प्रक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगा, संचयी प्रक्रिया कहला जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं होगा। मूर्त यानी बड़ा, अमूर्त यानी छोटा। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण योग्यता, कुर्सी, बल और गति। सभी ध्यान दीजिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। देखिए, कुर्सी, बल, गति ये तीनों मूर्तवाचक अवधारणा, लेकिन योग्यता जो है मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं होगा। बाकी कुर्सी, बल और गति ये मूर्तवाचक अवधारणा के उदाहरण होंगे, लेकिन आपका योग्यता नहीं होगा। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होते हैं। तो कक्षा शिक्षण में जो पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के नियम आधारित होते हैं, सदस्यता नियम, प्रभाव का नियम, साहचर्य नियम या तत्परता के नियम। तो साथियों, कक्षा में शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के जो नियम आधारित होते हैं वह तत्परता के नियम पर आधारित होते हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने जो 2 नियम दिए थे, मुख्य 3 नियम दिए थे और गौण नियम कितने दिए थे, 5 नियम दिए थे। तो तत्परता का नियम किस में आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। जो सिद्धांत होते हैं वह चित्र के द्वारा किसके द्वारा जो है नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। तो सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा हो जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है सबसे प्रभावी मानी जाती है। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शंस हैं। तो विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क सहित का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को जो है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुनें और उसका अनुपालन करें। या व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली जो है व्याख्या यहाँ पर देनी चाहिए, या हम बात कर रहे हैं, तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक के रूप में जो है आप लोगों को व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आप लोग कमेंट करके जो बताइए 30 में से आप लोगों के स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक क्या है। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।